आज हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आप सभी जानते हैं फॉरेस्ट क्या है। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एक जगह इकट्ठे रहते हैं फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट हमारा लाइफ लाइन कैसे हुआ? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है जो हम रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम फॉरेस्ट को अपना लाइफ लाइन कहते हैं। जैसे हो गया टिम्बर एंड पेपर जो हम यूज़ करते हैं डेली, वो पेपर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। टिम्बर इज़ यूज्ड इन अ वाइड वेज, जैसे घर बनाने के लिए हो गया, फर्नीचर्स हो गए, फिर स्पोर्ट्स गुड जैसे कि क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, इस चीज़ से बनते हैं। ये सभी वुड से बनते हैं और वुड हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से। फिर मेडिसिन्स, वी गेट अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट से बहुत सारे मेडिसिन्स हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विनेन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जब कोई मलेरिया से सफ़र करता है तो उसे क्विनेन के टैबलेट्स दिया जाता है। क्विनेन कहाँ से मिलता है? वी गेट क्विनेन फ्रॉम सिंट्रोना प्लांट। तो ये एक प्लांट है जिससे क्विनेन बनता है। इसके बाद हम बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जानते हैं, जैसे नीम हो गया, तुलसी है, यूकेलिप्टस है, मिंट है। ये सभी प्लांट्स जो है मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमें रबर, गम, रेसिन्स, ये सभी भी प्लांट से ही मिलते हैं। तो ये सभी प्रोडक्ट्स जो है फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, जो हमें रोज़ इस्तेमाल करने में मदद करते हैं, या इसी प्रोडक्ट को हम रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? हमारा लाइफ है। तो ये तो हो गया फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए हेल्पफुल है? ह्यूमन बींग्स के लिए। उसी तरह फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट ऑल्सो। सो फॉरेस्ट क्या करता है? एनवायरमेंट को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि फॉरेस्ट में इतने सारे प्लांट्स है, गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है फॉरेस्ट के जरिए या प्लांट्स के जरिए, वो गैस एक्सचेंज में जो प्लांट्स हमें मदद करती है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए, और ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए टू सर्वाइव। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है ये फॉरेस्ट के जरिए होता है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे यूज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन कौन लेता है? ह्यूमन बींग्स लेते हैं। ह्यूमन बींग इनहेल दैट ऑक्सीजन एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ह्यूमन बींग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो कौन लेता है? प्लांट्स। तो ये एक साइकिल है। So this exchange of gases is taking place through plants, that is directly or indirectly through forest. इसके बाद next है checking the pollution. Forest also helps in checking the pollution. जहाँ में बहुत सारे plants होते हैं या forest area में pollution बहुत कम होता है, because plant has a tendency to absorb dust particle from the air. Air में से dust वो absorb कर लेता है। इसके साथ साथ noise को भी एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है प्लांट्स में। सो दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज एयर पोल्यूशन। उसके साथ साथ नॉइज पोल्यूशन से भी हमें बचाता है। प्रोटेक्टिंग द सॉइल, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग द सॉइल। प्लांट्स हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड सॉइल। तो जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सॉइल जो है एकदम फर्मली रहता है, और वहाँ पर सॉइल के ऊपर में ह्यूमस का लेयर भी होता है। सॉइल डू नॉट मूव फ्रॉम दैट एरिया। अगर प्लांट्स नहीं होता उस एरिया से तो द सॉइल वुड हैव ब्लोन अवे थ्रू द heavy wind or heavy rain. So soil is protected by the plant.
ये नेक्स्ट इज फ्लड एंड ड्रॉट। जहाँ पर प्लांट्स या फॉरेस्ट एरिया नहीं होता है, प्लांट्स बहुत कम होता है, तो उस एरिया में फ्लड की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज जब हैवी रेन होती है तो वाटर जो है डायरेक्टली फ्लो होके रिवर्स में चला जाता है। अगर प्लांट्स होते तो उसे रोक लेते या सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेता। क्योंकि प्लांट्स नहीं है एक एरिया में तो सॉइल कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट वाटर, तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता सॉइल में और वो फ्लो होके सीधे रिवर्स में चला जाता है, जहाँ पर वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि फ्लड होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसी तरह जहाँ पर प्लांट्स नहीं होते हैं या फॉरेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है। सॉइल जो है उसमें से वाटर कंटेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है और एरिया पूरा का पूरा एरिया ड्रॉट में चेंज होता है, यानी कि वो जमीन पूरा बंजर हो जाती है। तो ये सभी क्या थे? एनवायरमेंटल बैलेंस। तो फॉरेस्ट जो है दे गिव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट टू अस, along with that it maintains balance in the environment. So forest का क्या काम है? अभी तक हमने क्या देखा? They maintain balance of gases, they bring down the temperature. जहाँ पर फॉरेस्ट होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। फिर they protect soil and increase rainfall. They help to increase rainfall क्योंकि वाटर जहाँ प्लांट्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन बिकॉज वाटर इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये वाटर रिलीज हो रहा है ट्रांसपिरेशन के जरिए, तो वो एनवायरनमेंट में क्या है, वो वाटर का लेवल बढ़ाता है एयर में, एटमोसफेयर में, जिससे कि प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है। देन इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। जब रेनफॉल होती है तो सॉइल जो है इट एब्जॉर्ब्स दिस वाटर। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है ये वाटर? सॉइल के नीचे ग्राउंड वाटर में। तो ये ग्राउंड वाटर इंक्रीज करते हैं एंड इट कंट्रोल फ्लड एंड ड्रॉट। ये तो हमने देख लिया। एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स डस्ट एंड हेल्प अस फ्रॉम साउंड पॉल्यूशन। नाउ एक फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? प्लांट्स तो होते ही है, साथ में वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं। सो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट उनका घर हुआ। सो दिस इज कॉल्ड हैबिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। आपका घर आपका हैबिटेट है, जहाँ पर आप रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। उसी तरह एनिमल्स और बर्ड्स का जो फॉरेस्ट है उनका नेचुरल हैबिटेट है। सो ए सिंगल ट्री इन द फॉरेस्ट helps many different types of animals and birds to live there. एक सिंगल ट्री ही ऑर्गेनिजम्स के लिए घर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। उसी ट्री में स्क्विरल भी रहते हैं या मंकीज रहते हैं। फिर उसी ट्री के रूट्स में स्नेक होल बना के रहते हैं या फिर रैबिट्स रहते हैं होल बनाकर, अपना घर बनाकर। तो एक ट्री जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर हो सकता है। सो ये तो पता चल गया आप लोगों को कि हैबिटेट क्या है। एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं, बर्ड्स जहाँ पर रहते हैं, वो उनका हैबिटेट है। एनिमल्स और बर्ड्स अगर फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको वहाँ पर शेल्टर मिलती है, फूड मिलता है, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, दे रिप्रोड्यूस देयर। इसके साथ वो फॉरेस्ट को हेल्प भी करते हैं उनके काम में, जैसे कि सीड डिस्पोजल हो गया या फिर पॉलिनेशन हो गया। फ्लावर्स के ऊपर जब इंसेक्ट्स बैठते हैं तो दे टेक दैट पॉलिनेशन फ्रॉम दैट फ्लावर एंड दे मूव टू डिफरेंट टू अनदर फ्लावर। तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलिनेशन को स्प्रेड करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, फ्रूट्स बनता है और सीड्स प्रिपेयर होते हैं। तो यही सीड को क्या है, दूसरे एनिमल्स डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। सो ये सीड्स अगर कोई एनिमल्स खाते हैं तो दूसरी जगह जाकर अगर दे प्रोड्यूस वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, तो वो सीड उनके साथ चला जाता है। तो इस तरह एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प्स फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे ऑल्सो प्लांट्स फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प देम
इन रिटर्न एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो हेल्प। तो जब हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। जब ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाए। कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, फिर वो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए खाया जाता है। तो ये एक दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड ईटन बाय इज कॉल्ड फूड चेन। There are many food chains in a forest। एक फॉरेस्ट में बहुत सारे फूड चेन्स बनते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, फिर वो ऑर्गेनिजम्स को कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, और एंड में एक ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है या डेड हो जाता है तो वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। फिर सॉइल में मिक्स हो जाने के बाद क्या है, वो उसका बॉडी का सारा न्यूट्रिशन सॉइल में चला जाता है, फिर वही न्यूट्रिशन प्लांट ले लेता है, फिर वो प्लांट ग्रो करता है। तो इस तरह क्या है, ये न्यूट्रिशन साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फूड चेन बताती हूँ आपको। प्लांट्स आर ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जांपल डियर फीड ऑन प्लांट। डियर को कौन खाता है? लायन। सो दिस इज ए फूड चेन, यानी कि प्लांट इज ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन। और किसी कारण लायन मर जाता है तो बॉडी को क्या होता है, इट गेट्स बरीड इन द सॉइल, सॉइल में मिक्स हो जाता है। सॉइल में मिक्स होने के बाद उसकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन सॉइल में चला जाता है। अब ये न्यूट्रिशन दोबारा से प्लांट को मिल जाता है, तो ये साइकिल चलता जाता है। अनदर एग्जांपल इज सपोज टेक अ फ्लावर। फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट्स बैठते हैं, बटरफ्लाइज है, फिर हनी भी है, वो फ्लावर का नेक्टर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग। Frog is eaten by snake. And finally, snake is eaten by eagle. तो इस तरह फूड चेन चलता रहता है। प्लांट्स जो है, प्लांट्स प्रोडक्ट जो है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। सबसे पहला फूड बनाने का काम किसका होता है? प्लांट्स का होता है। तो उसके बाद प्लांट्स को जो फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो फीड करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट कम्स फ्रॉग, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक क्या हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और ईगल क्या है हमारा? फाइनल कंज्यूमर। ईगल अगर मर जाता है या ईगल को कोई मार देता है, वो डेड हो गया है, तो इट गेट मिक्स्ड विद द सॉइल, बरीड इन द सॉइल एंड द न्यूट्रिशन रिटर्न बैक टू द सॉइल। तो इस तरह का बहुत सारा फूड चेन एक फॉरेस्ट के अंदर होता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही ऑर्गेनिज्म खाए, कोई और ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है। अब बटरफ्लाई को दूसरा ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है, फ्रॉग को कोई और भी खा सकता है, स्नेक नहीं खा के, या स्नेक्स के ऊपर कोई और ऑर्गेनिज्म फीड कर सकता है, कोई और एनिमल फीड कर सकता है। तो इस तरह का बहुत सारा फूड चेन जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होता है, उसे हम कहते हैं फूड वेब। When food chain are interconnected with each other, we call it a food web. Okay, one organism is eaten by several other organisms.
each of those are again eaten by several other organisms, so they make a complicated mesh. This is called food web. So बच्चों, फूड चेन और फूड वेब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फूड, जब ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर जो फाइनल कंज्यूमर है हमारा, जो फाइनल कंज्यूमर अगर क्या होता है, अगर बाय मिस्टेक इसे कुछ हो जाता है या मर जाता है तो क्या होता है, ये सॉइल में बरी हो जाता है। अब सॉइल में बरी होने के बाद अपने आप तो वो सॉइल में मिक्स नहीं हो जाएगा, कुछ तो काम हो रहा है उसके ऊपर जिससे कि वो डीकम्पोज होके सॉइल में मिक्स हो जा रहा है। सो ये डीकम्पोजिशन जो हो रहा है किसके जरिए हो रहा है, इट इज done with the help of decomposers। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में जो डेड ऑर्गेनिजम्स को या डेड प्लांट प्रोडक्ट को डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। दे कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू ह्यूमस। इसको जब डीकम्पोज कर देते हैं वो, तो डीकम्पोज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजर्स आर अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो डीकम्पोज करने में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो अकेला नहीं है। डीकम्पोजिशन से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है और ह्यूमस में चेंज हो जाता है। जब पेड़ से बहुत सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ने के बाद पेड़ के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। ये जो पत्ते जो कलेक्ट हो गए हैं पेड़ के नीचे, वो धीरे 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 सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद जो है धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। गायब कहाँ होते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि डीकम्पोजर्स जो है उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है। डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी फूड चाहिए टू सर्वाइव। तो वो जब डीकम्पोज करते हैं उसमें से वो फूड लेते हैं। जो डेड प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट होता है उससे वो फूड लेते हैं, और जो उनका बॉडी से वेस्ट निकलता है दैट इज यूज्ड बाय द सॉइल। ये तो अभी आप लोगों को पता चल गया है कि फॉरेस्ट का क्या क्या प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बींग्स को हेल्प करता है। फिर फॉरेस्ट हेल्प इन द एनवायरमेंटल बैलेंस, फिर फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने देखा फूड चेन और फूड वेब के बारे में। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी मिली अभी। सो मेनली फॉरेस्ट कैसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरेस्ट जो है इट इज़ ए नेचुरल एब्जॉर्बेंट ऑफ रेन वाटर। वो एक नेचुरल एब्जॉर्बेंट है रेन वाटर का। इट एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड इट इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। फॉरेस्ट की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है बिकॉज इट होल्ड्स द सॉइल। सॉइल को होल्ड करके रखता है, तो सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके नीचे भेज देता है सॉइल के नीचे वाले लेयर पे। तो इससे क्या होता है, सॉइल का वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। फिर प्लांट्स और बहुत सारे प्लांट्स जो है, ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड एंड ड्रॉट। बहुत अगर फ्लड कोई एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यानी कि वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है या प्लांट बहुत कम है। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पर फ्लड नहीं होती। फिर हैवी रेन कैन कॉज डैमेज टू द सॉइल। लेकिन इफ़ देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स ओवर दैट सॉइल तो वो उसको प्रिवेंट कर देता है सॉइल इरोशन से। सॉइल इरोशन यानी कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, बिकॉज रूट ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल। प्लांट सॉइल को होल्ड करके रखता है, इसीलिए हैवी रेन से वो फ्लो होके जाता नहीं है उसके साथ। ये सारा क्या है, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है। यानी कि फॉरेस्ट ये सभी चीज़ें करके ह्यूमन बींग्स को हेल्प करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिकॉज जब बहुत ज़्यादा फ्लड होता है या ड्रॉट होता है तो इससे ह्यूमन बींग्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिकॉज दे लॉट ऑफ पीपल डाई ड्यूरिंग फ्लड। बहुत सारा बिल्डिंग्स गिर जाते हैं या लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है। तो इस तरह फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स को और एनवायरनमेंट को हेल्प करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पेड़ को काट दिया गया है अपना यूज़ करने के लिए। तो कटिंग ऑफ दिस प्लांट्स या कटिंग ऑफ दिस ट्रीज आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन।
पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब पेड़ को काट दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को अगर काटते जाएंगे तो क्या होगा? फॉरेस्ट एरिया विल बी रिड्यूस्ड। लोग पेड़ को काट के क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं घर के लिए, डोर्स और विंडोज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, फिर फर्नीचर बनता है। ये सारी चीज़ होने से क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते रहेगा। जब फॉरेस्ट कम हो जाएगा तो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स को कहाँ पे जगह मिलेगी रहने के लिए? उनको तो उनके लिए तो वही उनका हैबिटेट था। तो जब एनिमल्स और बर्ड्स उनका घर अगर छूट जाता है तो वो क्या करते हैं? या तो दे डाई, धीरे धीरे वो धीरे धीरे वैनिश होने लगते हैं, और या फिर एनिमल्स मूव टू एडजेसेंट एरिया, अगल बगल के एरियाज में जाते हैं, या फिर विलेजेस, अगर बगल में विलेजेस है जहाँ पर एनिमल्स अटैक करते हैं। वो क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि उनका घर अगर कोई तोड़ेगा तो वो दूसरे के घर में ही जाएंगे। तो इससे क्या होता? ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान होता है। जब बर्ड्स एंड एनिमल्स का घर अगर नहीं रहेगा तो धीरे धीरे बर्ड्स एंड एनिमल्स कम होते जाएंगे। कम होते होते क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा दे विल वैनिश, यानी कि दे विल गेट एक्सटिंक्ट। एनिमल्स एंड प्लांट्स which exist many years before and they are not existing today, they are called extinct। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो बहुत साल पहले हुआ करते थे अर्थ में, और आज लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो है, आप लोग सभी जानते हैं, डायनासोर। डायनासोर के बारे में वीडियोस में, पिक्चर्स में सब आपने देखा है। कई 1000 years पहले डायनासोर सर्वाइव करते थे अर्थ में, लेकिन धीरे धीरे दे गॉट एक्सटिंक्ट। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन देख लेते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन तो आप लोगों को पता है डिफॉरेस्टेशन क्या है। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, एनिमल्स और प्लांट्स का लॉस होता है, जिससे कि एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और आज इंडिया में 150 मेडिसिनल प्लांट्स हैं एक्सटिंक्ट। ऐसे क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं है ग्रो करने के लिए। वो एक जगह में जब प्लांट ग्रो करता है वो उनका घर होता है, तो उसको अगर धीरे धीरे वहाँ से निकाल दिया जाए तो दूसरी जगह नहीं ग्रो कर पाता। तो इसी तरह धीरे धीरे जब जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते गए, उसी तरह प्लांट्स भी, बहुत सारे प्लांट्स कम होते गए। उसी तरह आज 150 ऑलमोस्ट 150 मेडिसिनल प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे डायनासोर तो आप लोगों को पता ही है, फिर साइबरटूथ कैट एक एनिमल था जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, फिर डोडो एक बर्ड, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इससे फॉरेस्ट जब बहुत रिड्यूस हो जाता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर। फॉरेस्ट की वजह से एटमॉस्फेयर कूल रहता है। क्यों? बिकॉज द लीव्स ऑफ द प्लांट डू ट्रांसपिरेशन, उसमें से वाटर जो है एनवायरनमेंट में रिलीज होता रहता है कंटिन्यूसली, जिससे कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो रहता है। लेकिन जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो व्हाट हैपेंस इफ फॉरेस्ट डिसअपीयर्स? पूरा का पूरा अगर फॉरेस्ट ही डिसअपीयर हो गया, अगर फॉरेस्ट नहीं है तो क्या होगा? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर राइज होने लगता है। जब टेम्परेचर राइज हो जाता है एटमॉस्फेयर का तो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप सबने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है?
इससे क्या है, टेम्परेचर जब एटमॉस्फेयर का बहुत हाई हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। टेम्परेचर हाई होने से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो बड़ा बड़ा आइस जो है पिघलने लगेगी। अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में बहुत सारा आइस होता है, तो ये आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आइस मेल्ट होने से क्या होगा, वाटर लेवल राइज होने लगता है। जब बहुत ज़्यादा समुद्र में पानी बढ़ने लगता है तो वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर विल रीच द लैंड, समुद्र से ज़मीन तक पानी पहुंच जाएगा, जिससे कि हैवी फ्लड होता है। तो फ्लड होने से क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग फ्लड की वजह से मर जाते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस होता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो लोग बाहर निकल नहीं पाएंगे। सॉइल डिस्ट्रक्शन और सॉइल डैमेज होने लगेगा। फ्लड की वजह से सॉइल डैमेज होगा, प्लांट्स अगर नहीं है तो ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, इट विल एंडेंजर आवर लाइफ। इससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ विल बी इन डेंजर। एनिमल्स विल मूव टू सिटीज और विलेजेस। एनिमल्स क्या होगा, सिटीज विलेजेस में, फॉरेस्ट से विलेजेस में मूव हो जाएंगे, वहाँ में जाके दूसरे लोगों के ऊपर हार्म करेंगे। इससे क्या है, लाइफ का नुकसान होता है। सो फॉरेस्ट अगर नहीं हो तो ये सभी चीज़ें होती है। सो बच्चों, अब तक आज की क्लास में हमने क्या देखा फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट इज अ लाइफ लाइन। फॉरेस्ट क्या है, इट इज़ अ लाइफ लाइन बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। ट्री टिम्बर्स मिलता है, पेपर्स हमें मिलते हैं, फिर रेसिन्स, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारा मेडिसिन भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। फिर फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ मेनी प्लांट, एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का घर होता है, हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। फिर फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, तो दे ईट वन अनदर। तो ये एक फूड चेन है। तो देयर आर लॉट ऑफ फूड चेन इनसाइड द फॉरेस्ट एंड ईच फूड चेन इज कनेक्टेड टू अनदर फूड चेन। हर फूड चेन दूसरा फूड चेन से कनेक्टेड रहता है। तो ये बहुत सारा फूड चेन जब मिल जाता है, क्या बनाता है, फूड वेब। फूड वेब बनने के बाद ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो एनिमल्स नहीं रह पाएंगे उसमें। जब एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स का घर अगर डिस्ट्रॉय करेंगे हम तो एनिमल्स हमारे घर पर हमला करेंगे। इसीलिए एनिमल्स मूव टू विलेजेस। कि जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल राइज होता है। जब वाटर लेवल राइज होता है तो फ्लड होता है। फ्लड की वजह से भी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो ये सभी चीज़ देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें अपना फॉरेस्ट को बचा कर रखना चाहिए ताकि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को काम आ सके और बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन सर्वाइव। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू।